बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा नेक्स्ट था डिसोल्यूशन रेट के बाद जो हमारा वेरी नेक्स्ट टॉपिक था वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं डिसोल्यूशन रेट को। इसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, बस हम पहले हम लोग उनका रिलेशन पढ़ लेंगे कि रिलेशन क्या होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल साइज, उसके बाद है सोल्यूबिलिटी, फिर है क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ड्रग, उसके बाद है स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, उसके बाद है कंप्लेक्सेशन और केमिकल मॉडिफिकेशन। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल साइज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वन बाय वन इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लोगों ने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो पार्टिकल साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसोल्यूशन रेट के। अब ये है कि हमारे पास जो पार्टिकल साइज है हम लोग उसको साइज रिडक्शन करते हैं या उसकी मिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डिसोल्यूशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास हम एग्जांपल के तौर पे कुछ लेते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स हैं ए, बी और सी। अब हमारे पास ये जो है ए, ये हमारे पास है पाउडर स्टेट जिसमें वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। बी जो है ये हमारे पास है कोटेड टैबलेट ले लो। अब जो सी है ये हमारे पास है नॉन कोटेड टैबलेट। टैबलेट ले लो या इसको पाउडर ले लो। अब जब हम इनका एक ग्राफ ड्रा करेंगे, जब ग्राफ ड्रा करेंगे ये हमारे पास है टाइम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमने एक पार्टिकल लिया, हमारे पास पार्टिकल ए है। पार्टिकल ए जो है वो किस फॉर्म में था, वो हमारे पास है पाउडर स्टेट में, पाउडर फॉर्म में है। उसकी जो हमारे पास शेप है वो पाउडर है, यानी कि वेरी फाइन पार्टिकल है, जो उसका डिसोल्यूशन रेट जो हमारे पास आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये हमारे पास है ए, क्योंकि ये वेरी फाइन था, इसका साइज जो था पार्टिकल का वेरी साइज जो था वो वेरी फाइन था, जिसकी वजह से इसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास था बी, ये हमारे पास है बी और ये हमारे पास है सी। अब ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज़ किस तरह। अब सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होता है, जैसे ही हम पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस करते हैं, तो एक हमारे पास जार है, उसके अंदर देखें पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने की वजह से एक ही जार के अंदर कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे पास आ गए। अगर इसके बाद इसका क्या मतलब है कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज है। अगर हमारे पास पार्टिकल साइज जो है वो हो लार्ज, तो 5 पार्टिकल आए हैं और हमारा जार जो है बढ़ गया। इस वजह से इससे पता चलता है कि जो इनका सरफेस एरिया है वो कम है, जिसकी वजह से इसके डिसोल्यूशन रेट जो है कम होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं जो हमारे पास पार्टिकल साइज है या हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिसोल्यूशन रेट के। आगे हम लोगों ने पढ़ना सॉल्युबिलिटी। solubility of drug through diffusion layer। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जैसे ही ड्रग जो है वो जीआईटी ट्रैक में आती है, बॉडी के अंदर आते ही वो जीआईटी फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसके इर्द गिर्द जो है या उसके अराउंड जो है वो डिफरेंट जो है क्या बनेंगी, डिफ्यूजन लेयर्स हो जाएंगी। अब जो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, डिफ्यूजन लेयर्स के ऊपर। जितनी हमारे पास बल्कि लेयर्स होंगी उतनी ही जल्दी जो ड्रग पार्टिकल है वो स्केप आउट हो जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर। अब पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर तो एंटर हो गया। अब ये डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी, जिस तरह हम लोगों ने वो अब्जॉर्प्शन जो था हमारे पास, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी ट्रैक में पढ़ा था कि जो ड्रग है हमारे पास अगर वीक एसिड हो, वीक एसिड जो हमारे पास हैं वो हमेशा कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, वो होते हैं
लो पीएच पे, ठीक है, वो होंगे लो पीएच पे अब्जॉर्ब। और जो हमारे पास बेसिक ड्रग होते हैं या वीक बेसिक कह सकते हैं इन्हें, वीक बेस जो है वो हमारे पास होती है हाई पीएच पे अब्जॉर्ब, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करता है, जब ड्रग जो है चली जाएगी कहाँ पे, अगर हाई पीएच में चली जाएगी तो वो हो जाएगी आयोनाइज, और ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगी। ड्रग तभी अब्जॉर्ब होगी जब वो अनआयोनाइज फॉर्म में होगी, ठीक है। और जो वीक बेस है हमारे पास, ये तब ही अब्जॉर्ब होगी जब ये हाई पीएच में होगी। अगर हम लोग इसको लो पीएच में चले जाएंगे तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाएगी, और आयनाइज ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसलिए हम लोगों ने इसको हमेशा, इसकी अब्जॉर्प्शन, इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है हाई पीएच पे, और उसकी जो होती है लो पीएच पे। आगे वो कहते हैं कि हम लोगों ने अगर इनकी डिफ्यूजन की या इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग इसमें वाटर सॉल्युबल साल्ट, वाटर सॉल्युबल जो हमारे पास साल्ट होंगे ऑफ वीक एसिड, ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। या हम लोग क्या करेंगे, अपनी फार्मूलेशन के अंदर, फार्मूलेशन के अंदर मिक्स कर लेंगे, मिक्सिंग करेंगे किसकी, बेसिक सब्सटेंसेस की, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब वो कहता है कि इंक्रीज द पीएच ऑफ जीआईटी कंटेंट बाय यूजिंग आंट एसिड्स, यानी कि हमारे पास जो आंट एसिड्स वगैरह होते हैं, अगर हम लोग उनको भी यूज़ करते हैं, एसिड को यूज़ करते हैं, तो उससे पीएच जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास था सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग थ्रू डिफ्यूजन लेयर। इसमें जो है जैसे पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर जीआईटी में आया, पोर्टल हाइपर सर्कुलेशन में जाने से पहले डिपेंड करेगा कि बल्कि लेयर्स कितनी बनी है, डिफ्यूजन लेयर्स कितनी बनी है। फिर हमने पढ़ा कि वीक एसिड जो होते हैं हमेशा लो पीएच पे अब्जॉर्ब होंगे, और जो हमारे पास वीक बेसिक होते हैं वो हाई पीएच पे अब्जॉर्ब होंगे। सॉल्युबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल साल्ट जो है हमारे पास वीक एसिड के वो ऐड करेंगे, जिसको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फार्मूलेशन जब हम लोग कर रहे होंगे अपने ड्रग के, उसके अंदर हम लोग बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे, जिसकी वजह सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आंट एसिड्स वगैरह को अपनी फार्मूलेशन से पहले या उनके साथ देंगे, जिसकी वजह से पीएच जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट इसका फैक्टर था, वो था क्रिस्टल फॉर्म वर्सेस अमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। वो हमने पढ़ना है कि कौन क्रिस्टल फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म कैसे डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो क्रिस्टल फॉर्म है, अब सबसे पहले पता होना चाहिए क्रिस्टल जो है इसका डेफिनेट हर चीज़ होती है, डेफिनेट हर चीज़ है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेट होता है, और उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो भी लेस होती है, डिसोल्यूशन भी इसकी वजह से ही कम होगी। अब हमारे पास है अमॉर्फस, अमॉर्फस फॉर्म। अब अमॉर्फस फॉर्म इसका जो होता है इनडेफिनेट, यानी कि प्रॉपर जो है इसका हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, या हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं होता। सॉल्युबिलिटी इसकी जो होती है वो ज़्यादा होती है, डिसोल्यूशन भी इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास कौन सा, क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टल फॉर्म। अब इस चीज़ को वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास जो है इसी की बेस पे जो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी है बॉडी के अंदर,
बायोअवेलेबिलिटी किसकी, ड्रग की बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, अमॉर्फस ड्रग की। ठीक है, क्योंकि इसकी जब सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन इंक्रीज होगी तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। ठीक है, इसमें वो एक एग्जांपल देता है एक ड्रग की, एल्बामाइसिन। ठीक है, एल्बामाइसिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, उसकी एग्जांपल देता है कि वो जो हमारे पास आती है वो अमॉर्फस फॉर्म के अंदर आती है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है किससे, क्रिस्टल फॉर्म ड्रग से। अब वो कहता है कि अगर एक ड्रग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन मोर देन crystal form, a drug molecule exists in more than one क्रिस्टल फॉर्म के अंदर वो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास आ जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो वो हमारे पास होगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसी तरह जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म है वो क्रिस्टल में हमारे पास होती है और मॉर्फस दो होती है हमारे पास। अब जो हमारे पास क्रिस्टल है उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है मॉर्फस का वो इनडेफिनेट होता, प्रॉपर नहीं होता। बायोअवेलेबिलिटी जो हमारे पास ड्रग है मॉर्फस उसकी इंक्रीज होगी, वो जो उसकी वजह से उसकी क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट भी ज़्यादा होता है। अब हमारे पास एक ड्रग थी वो एल्बामाइसिन थी, वो मॉर्फस फॉर्म में थी। अब वो मॉर्फस फॉर्म में थी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो ज़्यादा होगी और डिसोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। किससे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ड्रग से। अब वो कहते हैं कि अगर एक ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब आगे हम लोगों ने पढ़ना स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें सिंपल ये है, हाइड्रेटेड जितने भी ड्रग होंगी ना उसकी जो डिसोल्यूशन है वो कम होगी और जितने हाइड्रेटेड ड्रग होंगे यानी कि जो जिनमें पानी नहीं होगा वो उनकी डिसोल्यूशन जो है ज़्यादा होगी। यानी कि जितने हमारे पास जो है हाइड्रेटेड ड्रग हैं, क्योंकि हाइड्रेटेड ड्रग का एक ड्रग मॉलिक्यूल है उसके अंदर ये है, उसके अंदर ऑलरेडी वाटर है। ठीक है, जब उसको क्या करेंगे वो जीआईटी ट्रैक में जाएगा, ऑटोमेटिकली इसकी जो होगी हमारे पास डिसोल्यूशन जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब वो कहता है कि हमारे पास ड्रग है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि वो एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर है। जैसे ही वो जीआईटी ट्रैक में जाएगा तो जैसे ही वो जीआईटी ट्रैक में जाएगा बॉडी फ्लूइड यानी कि जीआईटी के फ्लूइड के साथ, स्टमक के फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो डिफ्यूजन लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, डिफ्यूजन लेयर्स बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है कि स्टेट ऑफ हाइड्रेशन में क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रेटेड ड्रग्स होंगे उनके डिसोल्यूशन जो है वो डिक्रीज होंगी और जो हमारे पास एनहाइड्रस यानी कि जो अनहाइड्रेटेड फॉर्म में होंगी उनकी डिसोल्यूशन इंक्रीज होती है। वो कैसे होती है ये आपको बता दिया कि जो हाइड्रस फॉर्म वाली ड्रग हैं एनहाइड्रस जो हैं वो
जेटी ट्रैक में जाएंगे डिफ्यूजन लेयर बनेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब उन्होंने ना यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट से बनाया हुआ है कि हमारे पास एक है फ्लो चार्ट, यहाँ पे हमारे पास टाइम है, यहाँ पे हमारे पास है कंसंट्रेशन है। उसने दो जो लिए ना हमारे पास वो लिए हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब एक एंटीबायोटिक जो है वो है हमारी किस फॉर्म में, वो है हाइड्रेटेड है, और जो दूसरी है वो है अनहाइड्रस फॉर्म में, ठीक है। अब वो हमारे पास एग्जांपल इसने ली है एम्पिसिलिन या पेंसिलिन के डेरिवेटिव्स हैं, पेंसिलिन के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास ड्रग जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, दूसरी जो है वो अनहाइड्रस फॉर्म में। जैसे जैसे वो डिज़ोल्व यानी कि टाइम गुजरता गया तो हमें पता चला कि जो हमारे पास हाइड्रेटेड ड्रग थी उसकी जो थी डिसोल्यूशन कम थी एज़ कम्पेयर टू अनहाइड्रस ड्रग के। तो हम लोगों को फिर पता चला कि जो हाइड्रेटेड ड्रग है उनकी डिसोल्यूशन जो है वो इसलिए डिक्रीज़ होती है क्योंकि उनके इनसाइड जो ड्रग होती है उसके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है, तो उसकी क्रैकिंग वगैरह जो होती है डिसोल्यूशन लेयर जो है वो उस तरह प्रॉपर तरीके से नहीं बनती जिस तरह हमारे पास एनहाइड्रस ड्रग की बनती है। तो इसलिए जो डिसोल्यूशन रेट होता है वो हमेशा एनहाइड्रेटेड ड्रग्स का या एनहाइड्रस ड्रग का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेटेड ड्रग्स। आगे हमारे पास जो अगला फैक्टर है वो है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमने देखना है कि क्या होता है। अब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये होता है कि जो हम लोग ड्रग लेते हैं वो क्या करती है, लेते हैं वो जीआईटी ट्रैक में जाके कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना देती है। अगर हम लोग ड्रग को क्या करते हैं एप्टी स्टमक लेते हैं तो जो ड्रग होती है वो जीआईटी की मेम्ब्रेन के साथ, जीआईटी की मेम्ब्रेन के साथ म्यूसिलिन होता है, वो उस म्यूसिलिन के साथ जाके कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लेती है। या दूसरी तरफ कह सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के भी डिफरेंट टाइप हैं। वो स्टमक के साथ जो है वो ड्रग की मेम्ब्रेन के साथ म्यूसिलिन के साथ मिला और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना दी। आगे जो है ड्रग जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लेती है जब हम इसको फूड के साथ लेते हैं। जब हम लोग एंटीबायोटिक यानी कि टेट्रा साइक्लिन को अगर हम लोग मिल्क के साथ लेते हैं तो क्या होता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिशन बन जाती है, ठीक है। या हम लोग इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि जब भी हम लोगों ने आयरन लेनी होती है तो वो मिल्क के साथ नहीं लेनी चाहिए, तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। आगे हम लोगों ने पढ़ना है कि डिफरेंट हमारे पास और भी हमारे पास क्या होते हैं एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनके साथ ये ड्रग जो है वो बाइंड करके कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाती है। वो डिफरेंट जो हमारे पास ड्रग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद सेलुलोज के साथ बना रही है। समटाइम सेलुलोज यानी कि जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं उनके साथ ये करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल के साथ ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये डिसोल्यूशन रेट को रीज़न टू रिड्यूस द डिसोल्यूशन रेट, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये है कि ड्रग है जीआईटी में कम्प्लेक्स फॉर्म बनी है उसकी,
और उसके बाद ये हुआ है हमारे पास कि ड्रग जो है वो जीआईटी मेम्ब्रेन के अंदर मिसलिन होती है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना दी। अगर हम लोग एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन को मिल के साथ लेते हैं तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन चिलियट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ड्रग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैक्रोमोलिक्यूल सेलुलोज गम्स इन चीज़ों के साथ मिल के वो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना देते हैं, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन रेट जो है हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है। और लास्ट जो है हमारे पास वो है केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो आल्टर कर देता है केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है ड्रग का। यानी कि हम लोग क्या केमिकल समटाइम्स ये होता है कि ड्रग जो है वो मॉडिफाई करने के चक्करों में मॉडिफाई होगी ड्रग, उस ड्रग का जब हम लोग इनटेक करते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है आल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो इससे हम लोगों को पता चला कि जो केमिकल मॉडिफिकेशन है ये किस तरह से डिसोल्यूशन रेट को इफेक्ट करती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ना वो था कि डिफरेंट डोजेज फॉर्म किस तरह से डिसोल्यूशन रेट या अब्जॉर्प्शन रेट को इफेक्ट करती है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाती है टैबलेट। ठीक है, अब टैबलेट है, टैबलेट का सबको पता है कि सबसे पहले वो डिसइंटीग्रेंट होंगे किसमें, ग्रेन्यूल्स के अंदर। अब ग्रेन्यूल्स के अंदर डिसइंटीग्रेंट होंगे तो उसके बाद उसको डिसइंटीग्रेंट होना पड़ेगा किसमें, फाइन पार्टिकल्स में। क्योंकि जब भी हम लोगों ने टैबलेट बनाने हैं तो हमें सबसे पहले फाइन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। उसके हम लोगों ने पाउडर फॉर्म यानी कि फाइन पार्टिकल जो है बेसिकली पाउडर फॉर्म में होते हैं, हमने उसके ग्रेन्यूल्स बनाने होते हैं, ग्रेन्यूल्स के बाद टैबलेट बनती है। अब जब हम लोगों ने इसकी डिफरेंट डोजेज फॉर्म जो है कैसे जीआईटी ट्रैक के अंदर इफेक्ट करती हैं किसको, डिसोल्यूशन रेट को या अब्जॉर्प्शन रेट को, तो वो स्टडी करना है तो हमें पता होना चाहिए कि टैबलेट जो है पहले डिसइंटीग्रेंट होगी किसके अंदर, ग्रेन्यूल्स के अंदर। ग्रेन्यूल्स जो है वो डिसइंटीग्रेंट होंगे किसके अंदर, फाइन पार्टिकल्स के अंदर। यहाँ तक फाइन पार्टिकल्स बन गए। अब वो कहता है जो सस्पेंशन है, यानी कि हम लोगों ने हर एक को ये आप खुद भी आगे करिएगा क्योंकि मैंने सिर्फ बताना है कि किस तरह से ये जो है ड्रग जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जाएगी, साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगी। ठीक है, अब हमारे पास सस्पेंशन है। सस्पेंशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है जिसके अंदर सोल्यूशन के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इजीली डिस्पर्स हुए होते हैं। अब सोल्यूशन सस्पेंशन है हमारे पास, अब सस्पेंशन के अंदर भी फाइन पार्टिकल्स हैं। अब फाइन पार्टिकल्स क्या होंगे कि जीआईटी मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे और वहाँ पर डिसोल्यूशन होगी। अब डिसोल्यूशन होने के बाद अब सोल्यूशन आ गया। अब सोल्यूशन जो है जिस तरह हाइड्रोलिन का सिरप है हमारे पास, या हमारे पास कोई और एसिफाइल का सिरप लगा ले, तो उसके अंदर सस्पेंशन पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स नहीं होते, वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, सोल्यूशन फॉर्म में। वो डायरेक्टली जीआईटी ल्यूमन के अंदर, ट्रैक ल्यूमन के अंदर जो हमारे पास मेम्ब्रेन है या एरिया है उसके अंदर जाएगा। वहाँ से क्या होगा, इसकी डिसोल्यूशन होगी। डिसोल्यूशन के बाद क्या होगा, ड्रग जो है वो ट्रैवल करेगी, ड्रग ट्रांसफर जीआईटी ट्रैक टू द मेम्ब्रेन, यानी कि वो वहाँ से पास आउट होगी कहाँ पे, पोर्टल सर्कुलेशन लीवर की तरफ। अब लीवर की तरफ वो जाएगी। अब लीवर के अंदर क्या होगा, हेपेटिक एक्सक्रीजन ऑफ द फैक्चर ड्रग मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे होगा कि जो ड्रग मॉलिक्यूल होंगे वो अपने मेटाबोलाइट्स के अंदर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। अब हमारे पास एक ड्रग होती है, समटाइम्स ये होता है कि जो हमारे पास ड्रग है वो किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही वो कहाँ पे गई, हेपेटिक यानी कि लीवर के पास गई, तो वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हुए। वो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब वो मेटाबोलाइट्स का काम क्या है कि वो मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे, वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएंगे, यानी कि उन रिसेप्टर्स के ऊपर जाएंगे जहाँ पे उनको क्या करना है, अपना एक्शन परफॉर्म करना है। तो बेसिक ये हमारे पास था कि डिफरेंट डोजेज फॉर्म जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं डिसोल्यूशन रेट को और अब्जॉर्प्शन रेट को। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ, एक हेडिंग ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।